हेलो स्टूडेंट, परमाणु एकेडमी में मैं डॉक्टर देवेश गुप्ता आज लेक्चर नंबर 14 में आपका स्वागत करता हूं। लेक्चर नंबर 14 है रेडिएशन हैजार्ड इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। जैसा इन जनरल हम सभी लोग जानते हैं कि जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं वो बॉडी से इंटरेक्ट करके कुछ हैजार्ड प्रोड्यूस करते हैं, कुछ नुकसानदायक होते हैं। जितने भी हम एक्सरे सीटी स्कैन ये करते हैं जिसमें आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज़ होता है, ज़रूरत से ज़्यादा अगर ये किए जाएं तो ये नुकसानदायक होता है। और जो ये नुकसान होता है जो बॉडी को, ये इसकी इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो रेडिएशन डोज के साथ बढ़ती जाती है। जितना ज़्यादा हम रेडिएशन डोज लेंगे उतनी ही ज़्यादा हैजार्ड की जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज होती जाए। इसलिए इस रेडिएशन को जितना कम हो सके उतना कम रखना चाहिए। रेडिएशन का कार्य ऐसे करना चाहिए जिससे कि पेशेंट को कम से कम डोज मिले और जो रेडिएशन ऑपरेटर है उसको भी मिनिमम डोज मिले। इसके लिए एलारा प्रिंसिपल एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। प्रेजेंट कंडीशन में, जिस कंडीशन में आप काम कर रहे हैं रेडिएशन फील्ड के अंदर, उस कंडीशन के हिसाब से कम डोज पेशेंट को और रेडिएशन वर्कर को लगनी चाहिए, तब वो आइडियल वर्क करने का तरीका कहलाएगा। अब बायोलॉजिकल हैजार्ड को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत जरूरी है, और उसको कंट्रोल करने के लिए जो हम अप्रोप्रिएट मेजर्स करेंगे उसके लिए जरूरी है कि किस तरह का रेडिएशन हम यूज कर रहे हैं, उस रेडिएशन की एनर्जी कितनी है और कितने समय तक पर्सन जो है वो रेडिएशन फील्ड में काम करेगा। ये जो रेडिएशन हैजार्ड है दो तरह से प्रोड्यूस होते हैं, एक होता है इंटरनल हैजार्ड, एक होता है एक्सटर्नल हैजार्ड। इंटरनल हैजार्ड वो है जिसके अंदर की रेडियो एक्टिविटी बॉडी के अंदर किसी प्रकार से एंटर कर जाए। अब ये क्या क्या प्रकार हो सकते हैं? इनहेलेशन एक तरीका है। अगर हम कंटेमिनेटेड एरिया में अगर हम काम कर रहे हैं जहाँ पे रेडिएशन कंटेमिनेशन है एयर के अंदर, तो वो हम उस पार्टिकुलेट को इनहेल करेंगे और उससे वो रेडियो एक्टिविटी हमारी बॉडी के अंदर चली जाएगी। दूसरा तरीका है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल से कंटेमिनेटेड खाना और पानी अगर हम यूज करें तो उसके द्वारा वो एक्टिविटी हमारे शरीर में चली जाएगी। तीसरा तरीका है कि सीधे ब्लड स्ट्रीम में रेडियो न्यूक्लियाइड जो है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में चले जाएं। ये संभावनाएं तब होती हैं जब कंटेमिनेटेड एरिया में हम कोई काम कर रहा है रेडिएशन वर्कर, और उसके बॉडी में कहीं कोई कट है, कहीं ब्लीडिंग हो रही है, और वो उसके कांटेक्ट में अगर रेडियो एक्टिव मटेरियल आ जाए, पार्टिकल्स जो एयर के अंदर हैं और वहाँ पे सरफेस के ऊपर हैं, तो वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर सकते हैं। और जब ये बॉडी के अंदर चले जाएंगे तो वहाँ पे वो कंटिन्यूसली रेडिएशन देते रहेंगे जिससे कि उस पर्सन को रेडिएशन डोज मिलेगा। और दूसरा ये है कि जो गामा सोर्सेज जो यूज़ किए जाते हैं रेडियोथेरेपी में, ये जनरली सील्ड सोर्सेज और इनसॉल्युबल होते हैं। जनरली नहीं, कंफर्म है ये कि ये सील्ड और इनसॉल्युबल होते हैं। तो इस एक्टिविटी का बॉडी के अंदर जाना किसी भी तरह से, इसके चांसेस नेग्लिजिबल होते हैं। इस प्रकार इस कारण से रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट में इंटरनल हैजार्ड की संभावनाएं बिल्कुल नहीं है। सिर्फ एक्सटर्नल हैजार्ड पॉसिबल है। इंटरनल हैजार्ड जैसे हम न्यूक्लियर मेडिसिन में काम करते हैं जहाँ पे पैट स्कैन होता है, स्पेक्ट होता है, वहाँ पे जो रेडियो एक्टिव डाई को यूज़ किया जाता है, अगर वो रेडियो एक्टिव डाई स्पिल हो जाए, गिर जाए और बॉडी के ऊपर गिर जाए या कोई कट सरफेस के ऊपर गिर जाए, तो वो इंटरनल हैजार्ड संभावना उसकी है। एक्सटर्नल हैजार्ड जो है वो एक्सरे से और सील्ड रेडियो एक्टिव सोर्स से पॉसिबल है, जिसमें कि उससे रेडिएशन जो निकल रहा है वो बॉडी के को रेडिएशन डोज देगा। एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सरे और गामा रेज जो है सबसे ज़्यादा हैजार्डस रेडिएशंस हैं बिकॉज ऑफ देयर हायर पेनिट्रेटिंग पावर। अब इसमें आगे हम पढ़ेंगे एस्टिमेशन ऑफ रेडिएशन हैजार्ड। जब हम
हैजार्ड को एस्टिमेट करते हैं तो उस जब एस्टिमेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें नेसेसरी कंट्रोल मेजर्स करने पड़ेंगे ये हैजार्ड्स से बचने के लिए। और हैजार्ड एवोल्यूशन तब पॉसिबल है, हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा रेडियो एक्टिव है सब्सटेंस है नियर बाय एरिया में, जहाँ पे हम रेडिएशन वर्कर काम कर रहा है वो कितना डिस्टेंस के ऊपर है, क्या काम कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो मशीन है रेडिएशन जनरेटिंग मशीन उसको प्लान किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग उस रूम को प्लान किया जाता है जिसके अंदर ये मशीन रखी गई है। तो ये सारी कैलकुलेशन करके ही किसी भी रेडिएशन इक्विपमेंट को इंस्टॉल किया जाता है। अब ये रेडिएशन जो हैं जो हैजार्ड्स हैं ये नॉर्मल कंडीशन में किस प्रकार हैजार्ड प्रोड्यूस होते हैं और इन केस ऑफ एक्सीडेंटल कंडीशन जहाँ कोई फायर हो या एक्सप्लोजन हो तो किस प्रकार ये हैजार्डस कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। इन सब चीज़ों का नॉलेज हमें होना चाहिए, तब हम रेडिएशन हैजार्ड जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। और इस रेडिएशन हैजार्ड्स को कंट्रोल करने के लिए 3 पैरामीटर हैं, टाइम, डिस्टेंस एंड शील्डिंग। ये बेसिक फंडामेंटल फैक्टर्स हैं जिसके द्वारा हम एक्सटर्नल एक्सपोजर को कंट्रोल कर सकते हैं। टाइम से मतलब है कि कितनी देर कोई रेडिएशन वर्कर उस एरिया में काम करे, रेडिएशन फील्ड में काम करेगा, और जो एक्सपोजर है वो डायरेक्टली टाइम के प्रोपोर्शनल है। जितना कम समय कोई पर्सन काम करेगा रेडिएशन वर्कर उतना उसको कम रेडिएशन डोज मिलेगी। अब कम समय तक काम कैसे करे, इसका मतलब है कि जो पर्सन है जो काम कर रहा है रेडिएशन फील्ड में, ही शुड बी ट्रेन्ड इनफ। प्रॉपर अगर वो ट्रेनिंग उसने की हुई है तो उसको किसी भी प्रकार से डबल एक्सपोजर नहीं करना पड़ेगा, बार बार वर्क को रिपीट नहीं करना पड़ेगा और वो अपने संभावित मिनिमम टाइम में वो पर्सन उस वर्क को कर सकता है। डियर स्टूडेंट, ये सारे जो लेक्चर्स अभी तक मैंने दिए हैं, आपने पहले भी सुने होंगे सारे लेक्चर्स, ये मैं अपने द्वारा लिखी गई बुक हैंडबुक ऑफ रेडियोलॉजिकल फिजिक्स से लेता हूँ सारा मटेरियल। इसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्म के अंदर ये बुक लिखी गई है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये बुक है, तकरीबन 500 पेज की बुक है और इसके अंदर सभी टॉपिक रेडियोलॉजिकल फिजिक्स से रिलेटेड सारे टॉपिक जो आपके कोर्स के अंदर हैं, चाहे वो डिप्लोमा कोर्स हो, चाहे ग्रेजुएशन कोर्स हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स हो, रेडिएशन से रिलेटेड, उससे रिलेटेड ऑलमोस्ट सभी टॉपिक इसके अंदर हैं। और इवन ये बुक जो एमडी रेडियोथेरेपी और रेडियो डायग्नोसिस में एमबीबीएस स्टूडेंट जो एमडी डिग्री करते हैं उनके लिए भी बहुत अप्रोप्रिएट बुक है। सभी चीज़ बहुत इजी लैंग्वेज में इसमें दी गई है। इसके अंदर सीटी, एमआरआई, पैट स्कैन, सोनोग्राफी, इसकी भी पूरी जानकारी है। लीनियर एक्सेलेरेटर, कोबाल्ट मशीन, ये सब इसके अंदर डिटेल में दिए गए हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। बाकी बेसिक जो चीज़ें हैं, एक्सरे, एडवांस एक्सरे, डिजिटल एक्सरे, ये सभी चीज़ें इससे रिलेटेड, फिल्म कितने प्रकार की होती हैं, किस प्रकार से यूज़ की जाती हैं, क्या प्रोसीजर होता है फिल्म को वॉश करने का, ऑटोमेटिक प्रोसीजर क्या होते हैं, ये सब इसके अंदर डिटेल में दिया गया है। इसमें देखिए ये मेरी वेबसाइट है www.drdeveshgupta.com। इस वेबसाइट के ऊपर आप जाके इस बुक के बारे में काफ़ी डिटेल, सारे टॉपिक्स जो इसके अंदर कवर किए गए हैं वो सब आपको मिलेंगे। कुछ चैप्टर्स जो हैं वो शॉर्ट में, कुछ पोर्शन इसके अंदर आपको विजिबल होगा, आप इस साइट पे जाके इसको देख सकते हैं। आप इसको एनालाइज करिए बुक को, और मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इस फील्ड के अंदर काम करते हैं, रेडिएशन फील्ड के अंदर, तो आपके लिए बुक बहुत ही सहायक होगी। मेरा मेल एड्रेस है contact.drdeveshgupta@gmail.com। आप इसके ऊपर अपनी क्वारीज मुझे भेज सकते हैं। आप किस टॉपिक के ऊपर लेक्चर चाहते हैं जिससे कि फ्यूचर में मैं वो लेक्चर आपको बना के दूं। अब इस रेडिएशन हैजार्ड के अंदर जो हमने टाइम का कंसेप्ट पढ़ा उसको एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। अगर एक कोबाल्ट मशीन है, उससे जो रेडिएशन निकल रहे हैं वो 180 आर पर मिनट एट 1 मीटर डिस्टेंस के ऊपर
1 मीटर डिस्टेंस के ऊपर 1 मिनट में वहां पे 180 आर रेडिएशन डोज है। तो 30 सेकंड में, 3 मिनट में और 1 घंटे में वो डोज क्या होगी? सिंपल है। टाइम अगर हम 30 सेकंड करते हैं, 1 मिनट में अगर 180 है तो 30 सेकंड में नेचुरली इसका आधा होगा, तो 90 आर हो जाएगा। 3 मिनट मतलब 3 गुना, इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 540 आर हो गया। 1 घंटा मतलब 60 मिनट के अंदर इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,800 रेड्स डोज उस पर्सन को उस एरिया में मिलेगी। तो ये टाइम कंसेप्ट के हिसाब से। इसी प्रकार एक्सपोजर रेट फ्रॉम ए सोर्स एट ए पॉइंट वेयर द इंजीनियर्स आर डूइंग सर्विसिंग इज 240 mR per hour. On average, how much time can the engineer work at this point without exceeding the equivalent dose limit? अगर कोई इंजीनियर काम कर रहा है और वहां पर रेडिएशन डोज 240 mR पर आवर है, तो किस प्रकार उसकी डोज कैलकुलेशन, कितनी देर तक वो काम कर सकता है? इक्विवेलेंट डोज लिमिट, इसका हालांकि अभी मैंने इसके ऊपर कोई अभी लेक्चर दिया नहीं है, ये हम डिटेल में आगे वाले आने वाले लेक्चर में, पर प्रेजेंटली ये मैं बता दूं, इक्विवेलेंट डोज लिमिट जो है वो एक रेडिएशन वर्कर के लिए 2 रैम पर ईयर होती है। और हम ये मानते हैं कि जो रेडिएशन वर्कर है वो, आपको जैसा पता है रेडिएशन का जो काम है, रेडियोथेरेपी में जो रेडिएशन का काम है वो 5 डेज पर वीक होता है, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे पेशेंट को डोज नहीं दी जाती है, तो वो काम नहीं होता है। तो हम ये मानते हैं कि एक साल में 52 वीक होते हैं, तो उसके राउंड फिगर में उसको 50 वीक्स कंसीडर करते हैं कि एक रेडिएशन वर्कर 50 वीक्स पर ईयर काम करता है, और पर वीक वो 5 डेज काम करता है, और पर डे वो 8 घंटा काम करता है। तो अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हम कितने वर्किंग आवर्स वो काम करता है वो कैलकुलेट हो जाता है। तो टोटल हो गया 2000 आवर्स पर ईयर एक रेडिएशन वर्कर काम करता है रेडिएशन फील्ड के अंदर, और उसकी जो डोज है पर ईयर लिमिट है वो 2 रैम है। अगर मैं इसको छोटी यूनिट में करूं तो दैट इज 2000 मिली रैम पर ईयर हो जाएगा। 2000 मिली रैम को अगर मैं 2000 से मिली रैम पर ईयर से अगर इससे मैं डिवाइड करूं तो हमें पर आवर की जो है डोज उस पर्सन को मिल जाएगी। तो 240 mR डिवाइड बाय 60 मिनट पर आवर था इसके ये डोज रेट। पर मिनट जो डोज रेट है उस मशीन की, ये जो हमने एग्जांपल लिया है इसके अंदर 240 mR है उस वर्किंग प्लेस पे, तो 4 मिली रैम पर मिनट उसके ऊपर उस पॉइंट के ऊपर रेडिएशन डोज है। तो अगर वो उसकी डोज लिमिट रेडिएशन वर्कर की 2 रैम पर ईयर है, इसको मिली रैम में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 1000 मिली रैम पर से मल्टीप्लाई किया इसको, तो 2000 मिली रैम हो गया। ये 50 वीक पर ईयर काम करता है, 5 डेज पर वीक काम करता है, तो पर डे 8 mR पर डे वो डोज ले सकता है, इतनी उसकी लिमिट होगी। और इसको अगर मैं 4 मिली रैम पर मिनट से डिवाइड करूं तो 2 मिनट पर डे, एक डे में पर डे वो 2 मिनट उस वर्किंग प्लेस पे काम कर सकता है, अगर उसको रेडिएशन डोज को अचीव करना है। उससे उससे कम डोज में वो काम उसको मिलनी चाहिए। इसलिए ये कैलकुलेट इसके अकॉर्डिंग वो रेडिएशन वर्कर वहाँ काम करेगा। ये जो कैलकुलेशन है इसको बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है पावर प्लांट्स के अंदर। एटॉमिक पावर प्लांट जहाँ होते हैं वहाँ पे रेडिएशन वर्कर को रेडिएशन फील्ड के अंदर जाके काम करना पड़ता है। तो ये हर वर्कर जब वहाँ जाता है तो इसको एक पॉकेट डोजीमीटर दिया जाता है, जिसके अंदर की उसकी डोज कैलकुलेट हो उसमें आती रहती है, और वो डोज मॉनिटर होती रहती है और डोज को रिकॉर्ड किया जाता है उसको। तो ये इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा वहाँ होती है। रेडियोथेरेपी के अंदर जहाँ पे रेडिएशन वर्कर काम करते हैं वहाँ पे कंपेरेटिवली बहुत सेफ कंडीशन होती है और रेडिएशन फील्ड बहुत कम होता है। पर फिर भी एक्सीडेंटल कंडीशन जब होती है, जब कभी सोर्स स्टक कर जाता है मशीन में, तब इस कैलकुलेशन की वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। सेकंड पॉइंट है डिस्टेंस। जो डिस्टेंस है, रेडिएशन डोज डिस्टेंस के इनवर्सली स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होती है, इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। डिस्टेंस स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है।
द लार्जर द डिस्टेंस लेसर विल बी द रेडिएशन डोज, क्योंकि जितना दूर जाएंगे आप रेडिएशन कम होते जाएगा इंटेंसिटी रेडिएशन की। जैसे ये एग्जाम्पल दिया है, ये जो इसको समझने के लिए, ये एक रेडिएशन सोर्स है, ए और बी दो पॉइंट हैं जिनका डिस्टेंस क्रमशः D1 और D2 है। तो इंटेंसिटी अगर ए पे I1 है और बी पे I2 है, तो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d², प्रोपोर्शनल टू 1/d², और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d²। अगर इसमें I1 और I2 रखेंगे हम और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कुछ लगाएंगे, तो I1/I2 इज इक्वल टू D2/D1 का स्क्वायर हो जाएगा, और इससे I1D1 स्क्वायर इज इक्वल टू I2D2 स्क्वायर। ये एक हमें एक फॉर्मूला मिला जिसके द्वारा अगर हमारे पास सोर्स से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर इंटेंसिटी पता है, डिस्टेंस पता है, इंटेंसिटी पता है, तो एक नोन डिस्टेंस के ऊपर उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी हम पता कर सकते हैं। जैसे सोर्स है, तो I2 अगर हमें निकालना है जिसका डिस्टेंस हमें मालूम है, और I1 इंटेंसिटी पॉइंट ए पे पता है डिस्टेंस के साथ, तो इस फॉर्मूले के अंदर I1 हमें नोन है, D1 हमें नोन है ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस D2 भी नोन है, तो इधर जो इंटेंसिटी है वो हम पता कर सकते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा। इसको कैलकुलेट करने के लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल से समझाया है मैंने। एक्सपोजर रेट फ्रॉम ए टेलीकोबाल्ट मशीन इज 200 RMM rats per minute at 1 meter distance। RMM का मतलब ये होता है, व्हाट इज द आर द एक्सपोजर्स रेट एट 1 सेंटीमीटर, 2 मीटर और 4 मीटर स्क्वायर। अब हमें ये I1 200 रैट्स है, D1 डिस्टेंस 1 मीटर है, ये जो दिया हुआ है एट 1 मीटर डिस्टेंस, और टाइम जो है वो पर मिनट है, 1 मिनट का समय है। टाइम की इसकी हमें यहाँ जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। तो इस मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, और I2 इज इक्वल टू I1 D2/D1 स्क्वायर, इसको हमने उस फॉर्मूले के अंदर रखा, तो ये रेडिएशन आया। इतना हाई रेडिएशन है एट 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर। आप इमेजिन करिए 1 मीटर पे 200 रैट्स है, तो 1 सेंटीमीटर पे कितना जबरदस्त 20 lakhs आर पर मिनट है। इट इज वेरी हाई, मतलब लिटरली अगर हम कहें कि सोर्स के बिल्कुल पास में टच करते हुए बहुत हाई रेडिएशन होता है उस पर। इसी प्रकार 2 मीटर के ऊपर और 4 मीटर के ऊपर ये एक्स दिया गया है। ये 2 मीटर डिस्टेंस है, इसको मीटर में रखा क्योंकि ये भी मीटर में है दोनों यूनिट, तो 50 आर पर मिनट आ गया। और 4 मीटर के ऊपर ये देखिए 12.5 आर पर मिनट ये रेडिएशन डोज आया। तो डिस्टेंस से आप देखिए, जो जो हम डिस्टेंस से दूर जाते जा रहे हैं सोर्स से, रेडिएशन फील्ड कम होते जा रहा है। थर्ड पॉइंट है शील्डिंग का। कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पे रेडिएशन का काम हो रहा है, कोई रिपेयरिंग का वर्क हो रहा है और रेडिएशन फील्ड बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, हम डिस्टेंस इंक्रीज करके भी उस फील्ड में ज़्यादा देर काम नहीं कर सकते, तो उसके अंदर हमें शील्डिंग का यूज़ किया जाता है। उस सोर्स और रेडिएशन वर्कर के बीच में शील्ड को यूज़ किया जाता है, जिससे कि रेडिएशन रिड्यूस हो जाए और इस प्रकार वो वर्कर उस जगह काम कर सकता है। तो रेडिएशन सोर्स को शील्ड के द्वारा कवर किया जाता है। और जो इंटेंसिटी है आफ्टर प्लेसिंग शील्डिंग इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, I इज इक्वल टू I0 e की पावर माइनस म्यू एक्स। इस जहाँ पे I0 इनिशियल इंटेंसिटी है और x थिकनेस की जब हम शील्ड यूज करते हैं उसके बाद इंटेंसिटी, उस शील्डिंग के बाद इंटेंसिटी I हो जाती है, जहाँ म्यू जो है वो एटेन्यूएशन कांस्टेंट है और ये रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन ऑफ बीम रिमूव्ड बाय द यूनिट थिकनेस ऑफ द मटेरियल, एंड x इज द लीनियर थिकनेस ऑफ द शील्डिंग मटेरियल। तो जो म्यू है ये शील्डिंग एटेन्यूएशन कांस्टेंट, ये डिपेंड करता है एनर्जी के ऊपर, सोर्स की जो एनर्जी है, जो रेडिएशन निकलना है उसके ऊपर, और मटेरियल की डेंसिटी क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है।
ये म्यू की वैल्यू। अब आप देखिए, अगर मैं एक वाटर की थिकनेस है सेंटीमीटर में दी गिवन है ये, और रेडिएशन के आगे वाटर की थिकनेस यूज की जाए, तो किस प्रकार थिकनेस इंक्रीज होते होते ये रेडिएशन, जो ट्रांसमिटेड रेडिएशन है, ये किस प्रकार रिड्यूस हुआ। दिस इज ए एक्सपोनेंशियल रिडक्शन इन द फील्ड। जो हम थिकनेस बढ़ाते जाते हैं, ये एक्सपोनेंशियली रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि फॉर्मूला जो है एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला है, और वो उसमें नेगेटिव जुड़ा हुआ है। इसमें नेगेटिव है, इसलिए ये जो जो एक्स इंक्रीज होते जा रहा है, ये इंटेंसिटी रिड्यूस होती जा रही है। एक थिकनेस ऐसी आएगी जहां पर इंटेंसिटी इनिशियल इंटेंसिटी की आधी हो जाएगी, एंड दैट थिकनेस इज नोन एज हाफ वैल्यू थिकनेस, दैट इज कॉल्ड HVT, हाफ वैल्यू थिकनेस। जहां 50% उस थिकनेस को लगाने के बाद उसके बाद 50% थिकनेस हो जाती है। और हाफ वैल्यू थिकनेस जो है म्यू है, जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट से रिलेटेड है, हाफ वैल्यू थिकनेस को XH से रिप्रेजेंट किया गया है 0.693 अपॉन म्यू, ये इसका फॉर्मूला आता है। और ये बिल्कुल उसी तरह से आएगा, हमने पहले किया है रेडियो एक्टिविटी का फॉर्मूला, इंटेंसिटी इज इक्वल टू एक्टिविटी इज इक्वल टू A0 e⁻⁻T उसके अंदर होता है। तो उसी प्रकार का ये फॉर्मूला है, और उसी प्रकार से ये हाफ वैल्यू थिकनेस कैलकुलेट की गई है। इसी प्रकार और कन्वीनियंसी के लिए इसमें 10th वैल्यू थिकनेस भी यूज की जाती है। इसका मतलब ये है कि ये वो थिकनेस है जिसको लगाने के बाद इंटेंसिटी अपनी इनिशियल इंटेंसिटी की 1/10 हो जाती है। इसको 10th वैल्यू कहते हैं। और 10th वैल्यू TVT और HVT के अंदर 1 TVT इज इक्वल टू 3.3 HVT ये होता है। तो अगर थिकनेस बहुत ज़्यादा यूज़ करनी है तो हम 10th वैल्यू थिकनेस से कैलकुलेट करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग उसमें इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पर एक TVT के ऊपर अगर 100 इंटेंसिटी है सपोज इनिशियली, अगर हमने 1 TVT थिकनेस को यूज़ किया है, उसके बाद जो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी है वो 10 हो गई। 2 TVT को हम जब यूज़ करते हैं तो वो 1 हो जाती है, 100 का सीधे 1 हो जाएगा वो। इस प्रकार हम इसको सिंपल कैलकुलेशन को यूज़ किया जाता है। तो ये जो भी डिस्कशन हमने किए हैं, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि ज़्यादा थिकनेस अगर हम यूज़ करते हैं तो एक्सपोजर रेट विल रिड्यूस, ट्रांसमिटेड जो इंटेंसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, और हमें अधिक से अधिक शील्डिंग थिकनेस यूज करनी चाहिए एज पॉसिबल, कीपिंग इकोनॉमिकल एंड स्पेस फैक्टर इन द माइंड। उस जगह को ध्यान में रखते हुए और इकोनॉमिकल फैक्टर को ध्यान में रखते हुए। इकोनॉमिकल फैक्टर इसलिए आया, जैसे हम कोबाल्ट मशीन की बात करते हैं, कोबाल्ट मशीन के अंदर एक हाई रेडियो एक्टिव मटेरियल कोबाल्ट को होता है। अब उससे रेडिएशन कंटिन्यूस निकलते हैं। उसमें आपने देखा होगा कोबाल्ट मशीन का जो डोम होता है, हेड जो होता है, उसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज उसी के अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है। अब उसको रेडिएशन को मिनिमाइज करने के लिए हमको थिकनेस ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, और ज़्यादा थिकनेस बढ़ा देंगे तो कॉस्ट ऑफ द मशीन इंक्रीज होती जाएगी, उसका बैलेंसिंग भी चेंज होते जाएगा, उसकी पूरी बनाने के तौर तरीके डिफरेंट हो जाएंगे। तो एक इकोनॉमिकल फैक्टर को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा, रूम का साइज जो है जिसके अंदर ये मशीन लगाई जाती है, वो भी जितना बड़ा रूम होगा उतनी ज़्यादा कॉस्ट होगी उसकी। इसलिए इन दोनों फैक्टर को ध्यान रखते हुए, इन दोनों को एडजस्ट करते हुए हमें ये प्लानिंग की जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये हैजार्ड से रिलेटेड, और इस हैजार्ड्स को किस तरह से हम रिड्यूस कर सकते हैं टाइम डिस्टेंस शील्डिंग और एलारा प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए, ये लेक्चर मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत यूज़फुल लेक्चर है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत यूज़फुल रहा होगा। अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इसको शेयर इतना करिए कि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक ये पहुँचे और ये इस लेक्चर्स का फ़ायदा ले पाएँ।
थैंक यू वेरी मच।